नोटिस 1905 से 1916। यह सवाल, इस पोर्शन पे क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में आया करते हैं। उसका एक रीजन यह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे पाठ्यक्रम को लेकर। तो 1905, 1906, 1907 तीन जो कांग्रेस के अधिवेशन हैं, बनारस, कलकत्ता, सूरत, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई, नौरोजी, रास बिहारी घोष, ये तीन महत्वपूर्ण कांग्रेस के अध्यक्ष इस दौरान रहे। अब 1905 से 1916 के बीच का जो घटनाक्रम है वह इंपॉर्टेंट क्यों है? चूंकि 1905 में 1905 में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, स्प्लिट ऑफ द बंगाल। बंगाल का डिवीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ था 1905 में। अब जो 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ, जो बंगाल का विभाजन हुआ, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इसने बहुत व्यापक असर छोड़ा। इट हैज गिवन एन एवरलास्टिंग इंपैक्ट ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो 1905 का बनारस या वाराणसी, आप चाहे जो कहें, बनारस, वाराणसी, काशी, वाराणसी जाता है, जो 1905 का वाराणसी का जो बनारस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के बनारस के अधिवेशन में बंगाल के विभाजन, जो बंगाल का विभाजन था, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कंडेम्ड। दो चीज कहे गए। अब एक सवाल प्रीलिम्स का क्या हो गया? 1905 के बनारस के अधिवेशन में क्या दो महत्वपूर्ण काम हुए थे? पहला, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम किया गया, दे कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल। दूसरा, दे कंडेम द रिएक्शनरी रिजीम ऑफ करजन। तो आपके प्रीलिम्स का सवाल क्या होगा? ये सवाल देखिए प्रीलिम्स का, 1905 के बंगाल अधिवेशन के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी, इन दिस सेशन द कांग्रेस कंडेम्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शन सी, in this session कांग्रेस condemned the reactionary regime of the करजन। करजन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की भर्त्सना की गई। ओनली ए इज राइट, ए बी इज राइट, ए बी सी इज राइट। तो कांग्रेस ने क्या किया? जो एक स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बायकॉट का था, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट बंगाल के कांग्रेस सेशन में प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस ऑल्सो सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट ऑफ बंगाल इन वाराणसी ऑफ द कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या हो गया? अब देखिए, कांग्रेस सेशन बनारस, ए गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष, बी कंडेम्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी कंडेम्ड रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ करजन, डी सपोर्टेड स्वदेशी मूवमेंट। जो स्वदेशी और बहिष्कार का मूवमेंट था, जो बंगाल का स्वदेशी बहिष्कार मूवमेंट इन बंगाल, स्वदेशी एंड बहिष्कार
बायकॉट इन बंगाल। तो ये चार महत्वपूर्ण चीजें कहां हो गई? बंगाल बनारस के कांग्रेस में। लेकिन ये दिक्कत क्या हो गई? ये जो हमारा स्वदेशी, अभी यहां से वह पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर द कांग्रेस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड। अब जो ये बंगाल का, जो बनारस का कांग्रेस सेशन था 1905 का, जो स्वदेशी और बहिष्कार का मूवमेंट था, मॉडरेट वॉज नॉट रेडी टू एक्सपेंड ओपन सपोर्ट टू बायकॉट। जो बंगाल के जो सेशन हुआ स्वदेशी एंड बायकॉट बंगाल ऑफ द कांग्रेस, जिसमें मॉडरेट्स ने क्या बोला, अब इसको याद लिखिए, मॉडरेट्स वे आर नॉट रेडी टू एक्सटेंड ओपन सपोर्ट। अब इसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, ओपन सपोर्ट को तैयार नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी से वह कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। उनकी पॉलिसी क्या थी? पिटीशन एंड परस्यू। अब देखिए, इसी को हम एक्सपेंड करते हैं, इसी को। ओपन सपोर्ट, सपोर्ट तो कर रहे थे, ओपन सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ओपन सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट तो कर रहे थे। वो बंगाल के बाहर इस आंदोलन को नहीं ले जाना चाहते थे। अब अगला सवाल फिल्म का क्या हो गया कि उन्होंने बंगाल के विभाजन का ओपन सपोर्ट क्यों नहीं किया? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिन लाइन ऑन दिस। ओपन सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वह उनकी पिटीशन एंड परसुएशन, जो याचना और उनको सहमति की जो राजनीति थी, जिसको सुमित सरकार कई बार भिखमंगी राजनीति कहते हैं, वह उनसे कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। अगर वो ओपन सपोर्ट कर देते स्वदेशी और बायकॉट को, तो उनकी जो पॉलिसी थी पिटीशन की या परसुएशन की, वह उससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। अब जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे, अगर हम यहां तक देखें तो 1905 तक जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे, जो उदारपंथी राष्ट्रवादी थे, वह अपने हिस्टोरिकल रोल को खत्म कर चुके थे। उनकी ऐतिहासिक भूमिका समाप्त हो रही थी। उनके अचीवमेंट्स थे, वो आंदोलन को यहां तक लेके आए, उन्होंने एक आवाज जरूर खड़ी की, लेकिन जो उनका दौर था वो खत्म हो रहा था। उसका कारण क्या था? why the moderate nationalists were going to be in history? जो हमारे उदारपंथी राजनीतिज्ञ थे, उदारपंथी जो हमारे राष्ट्रवादी थे, उनका रोल समाप्त क्यों हो रहा था? चूंकि उनका कोई फेथ नहीं था कॉमन पीपल में। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एंड द मॉडरेट नेशनलिस्ट। मॉडरेट नेशनलिस्ट का कोई विश्वास नहीं होता था, किसमें? कॉमन पीपल में, और वह उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हो रहे थे, उनके साथ घुल मिल के काम नहीं करते, वो अभिजात वर्ग के लोग हुआ करते थे। इसलिए क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? वो फेल कर गए। ड्यू टू दिस रीजन दे फेल टू एक्वायर एनी रूट्स एमंग देम। वह उन भारत की आम जनता के बीच किसी भी तरह की भूमिका प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वह उनके साथ घुल मिल नहीं पा रहे थे। They were unable to organize any all India campaign। वह अब अखिल भारतीय स्तर पर कोई कैंपेन ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे। जब 1905 और 7 के बीच, जब 1905 और 1907 के बीच जब बंगाल में विभाजन के बाद की एक लहर दौड़ी, तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी फॉर एन ऑल इंडिया मूवमेंट, अखिल भारतीय स्तर पर एक जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी, इसको मॉडरेट्स ने लीड नहीं किया, इसका नेतृत्व मॉडरेट्स नहीं किया। क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स किस पे थी? मॉडरेट की पॉलिटिक्स किस पे थी? उनकी पॉलिटिक्स किस बात पर आधारित थी? देयर पॉलिटिक्स वाज बेस्ड ऑन बिलीफ दैट, उनकी राजनीति इस विश्वास पर आधारित थी कि दे वुड बी एबल टू परसुएड द रूलर्स टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। उनकी राजनीति इस बात पर आधारित थी
कि वह ब्रिटिश शासन के लोगों को राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के लिए किसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो क्या एक बेसिक डिफरेंस था मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के बीच में। लेकिन जो उनका अचीवमेंट्स थे, लेकिन जो उनकी अचीवमेंट, जो ये उनकी सोच थी, विचारधारा थी कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए वह ब्रिटिश शासन को तैयार कर लेंगे, इस विचारधारा का कोई परिणाम आज तक प्राप्त नहीं हुआ था। तो देयर अचीवमेंट्स इन दिस रिस्पेक्ट वेर मीगर। द बेसिक फेल्योर ऑफ द मॉडरेट्स का बेसिक फेल्योर क्या था, वह किस तरह से पूरी तरह असफल हो रहे थे। तो जो बेसिक फेल्योर था मॉडरेट्स का वाज दैट दे वर नॉट एबल टू कीप द पेस विद द इवेंट्स। अब ये बड़ा अच्छा लाइन आ गया, नॉट एबल टू कीप पेस विथ इवेंट्स। वह बदल रहे घटनाक्रम के साथ कोई तारतम्य नहीं स्थापित कर पा रहे थे। They were not able to keep pace with the events. They failed to meet the demands of the new stage of the national movement. A new stage of national movement. वह नए राष्ट्रवादी उभार के मांगों को किसी भी तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। जो नया राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसके साथ उनका कोई तारतम्य स्थापित नहीं हो पा रहा था। देयर वॉज अ ग्रेट पब्लिक डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट अमंग द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, जो उदारवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच, जो उदारवादियों चरमपंथियों के बीच जो एक कहते हैं खाई बन रही थी, उसके बाद उसके लिए 1905 से 1907 के बीच 1905 एंड 1907। अगर सवाल आपका सिर्फ 1905 1907 में आता है, उसके आंसर आपको पर्याप्त मटेरियल मिल रहा है। तो 1905 1907 के बीच एक ग्रेट डिबेट चल रहा था। किसके किसके बीच में? एक ग्रेट डिबेट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट, जिसको हम बोलते हैं चरमपंथी, एंड मॉडरेट्स, जिनको हम बोलते हैं नरमपंथी। इनके बीच एक डिबेट चल रहा था। दोनों की कार्यवाहियों को लेकर, दोनों की विचारधाराओं के बीच में एक डिबेट चल रहा था। इनको हम मिलिटेंट्स भी बोलते हैं। इनको हम मिलिटेंट्स बोलते हैं। अब ये डिबेट 1905 से 1907 के बीच में एक डिबेट का मूल मुद्दा क्या था? एक्सटेंशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट फ्रॉम बंगाल टू द रेस्ट ऑफ कंट्री। बंगाल, फ्रॉम बंगाल टू रेस्ट ऑफ कंट्री। डिबेट क्या था 1905 से 1907 के बीच? क्या डिबेट था 1905-7 के बीच में? डिबेट क्या था? डिबेट यह था कि जो हमारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, इसका एक्सटेंशन बंगाल से रेस्ट ऑफ इंडिया में किया जाए न किया जाए। कि जो हमारा एक आंदोलन चल रहा है जो बंगाल में है, इसको रेस्ट ऑफ इंडिया में किया जाए न किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एवरी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन विद कॉलोनियल गवर्नमेंट। दो पार्ट हो गए। एक पार्ट क्या हो गया? 1, एक्सटेंशन। सेकेंड, फॉर्म। अब यही प्रीलिम्स में डाल सकते हैं कि जो हमारा स्वदेशी और बायकॉट का मूवमेंट है, फ्रॉम बंगाल टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सेकेंड,
to every form, boycott every form of the association with the colonial government. ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर राष्ट्रवादी जो नेशनलिस्ट मिलिटेंट थे और मॉडरेट्स थे वह संघर्ष। अब मॉडरेट्स क्या चाहते थे? मॉडरेट्स चाहते थे, अब देखिए मॉडरेट्स क्या चाहते थे? मॉडरेट्स चाहते थे कन्फाइन टू बंगाल। तो मद्रास से ये कन्फाइन टू बंगाल हो, और दूसरा लिमिट बंगाल में ही हो, और उसका एक लिमिटेशन किया जाए, लिमिट किया जाए। किसका? लिमिटेड टू फॉरेन गुड्स। जो फॉरेन गुड्स के बहिष्कार तक इसको लिमिटेड किया जाए। अब एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? एवरी फॉर्म। पहला चाहते थे क्या? होल इंडिया। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो हमारा बहिष्कार का मूवमेंट है वह कहां हो? वह पूरे भारत में व्याप्त हो जाए, और एवरी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन विथ गवर्नमेंट। क्लियर हो रहा? क्लियर हो रहा है? क्लियर नहीं हुआ तो बताइएगा मेरे को, कैसे लगे आपको, क्या आपको क्लियर नहीं हुआ यू टेल मी। तो दूसरा क्या चाहते थे कि यह जो बायकॉट मूवमेंट है यह एवरी फॉर्म, और जो एवरी फॉर्म ऑफ जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उससे किसी भी तरह से हम अपने आप को संबंधित न करें, हम किसी भी तरह से। तो जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बीच ये दो महत्वपूर्ण फर्क दिख रहा था। तो मॉडरेट्स चाहते थे कि यह बंगाल तक सीमित हो और फॉरेन गुड्स के बहिष्कार तक ही सीमित हो। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इसका बंगाल के बाहर भी इसका विस्तार किया जाए, और सरकार से, जो ब्रितानी सरकार है, इससे किसी भी तरह का सहयोग न किया जाए। जो महात्मा गांधी ने बाद में आंदोलन दिया उसी की आप एक पूर्व पीढ़िका दे सकते हैं। अब जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स चाहते थे कि जो हमारा बायकॉट भी है, बायकॉट भी बंगाल तक ही हो, ओनली बंगाल, बायकॉट बंगाल के बाहर न हो, और इट विल टोटली अपोज टू द, और वह इस बात से बिल्कुल विरोध कर रहे थे कि सरकार से असहयोग न किया जाए। अब दोनों ग्रुप के बीच एक टसल हो गई। अब दोनों ग्रुप के बीच एक टसल हो गई 1906 में। 1906 में दोनों ग्रुप के बीच टसल हो गई। किसके लिए? कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए। सॉरी, दोनों ग्रुप के बीच 1906 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए टसल हो गई, और दादा भाई नौरोजी, जो उनका कद बहुत बड़ा था, उस पर हर आदमी तैयार हो जाता था, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया कलकत्ता में। कलकत्ता कांग्रेस में उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अब उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में क्या किया? अब कलकत्ता का प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ दादा भाई, अगेन सवाल फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड मीन्स बोथ, प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ दादा भाई। प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो दादा भाई ने किया 1906 में, क्यों क्या बोला? सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज, लाइक अदर कॉलोनीज ऑफ यूके। ये भी एक सवाल प्रीलिम्स का हो सकता है। दिस आल्सो कैन बी क्वेश्चन कि जो दादा भाई का प्रेसिडेंशियल एड्रेस था
उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में क्या बात कही गई, क्या दादा भाई के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बात कही गई? तो क्या क्या बात कही गई? दादा भाई के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बात कही गई। अब देखिए, इसको वो गायब कर सकते हैं। आपके प्रीलिम्स के सवाल को बनाते समय इसको गायब किया जा सकता है। गायब कैसे कर देंगे? सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज एक ऑप्शन कर दिया, दूसरा ऑप्शन कर दिया सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज लाइक अदर कॉलेज ऑफ यूके। थर्ड क्या कर दिया? इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन पावर। एक ऑप्शन और कर दिया, वर्क अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आंसर क्या हो गया? व्हाट इज आंसर? सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज लाइक दैट ऑफ द अदर कॉलोनीज ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अब ये एक सत्य है कि फैक्ट यहां क्या है, जो कलकत्ता कांग्रेस था 1906 का, जो 1906 का कलकत्ता कांग्रेस था, इसमें जो दोनों फैक्शन थे, बोथ फैक्शंस वेयर अगेंस्ट ईच अदर। जो 1906 के कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में जो विभाजन रोका गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या था? दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष पद के प्रस्ताव पे दोनों तैयार हो गए। बोथ हैज एक्सेप्टेड द दादा भाई नौरोजी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आते हैं उन 1906 के कलकत्ता कांग्रेस पे, जिसपे आगे सूरत की स्प्लिट होती है। 4 रेजोल्यूशन पास हुए, 4 रेजोल्यूशन। उन्नीस सौ छह के कलकत्ता कांग्रेस में 4 रेजोल्यूशन पास हुए। स्वदेशी, पहला स्वदेशी, दूसरा बायकॉट, स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन, और चौथा सेल्फ गवर्नमेंट। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए 1906 के कलकत्ता कांग्रेस में। ये 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिसके आधार पर आगे किया इतिहास लिखा जाना था। अब 1906 से 1907 तक लगातार डिबेट होता रहा इन प्रस्तावों की व्याख्या को लेकर, और एक र्यूमर फैलने लग गई कि जो मॉडरेट्स हैं इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों के अपने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थे इस 1906 के कलकत्ता कांग्रेस के प्रस्ताव को लेके। बाय द एंड ऑफ, जब तक 1907 का अंतिम महीने आने लग गए, वह एक दूसरे को मेन पॉलिटिकल राइवल की तरह देखने लग गए। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में एक पॉलिटिकल राइवल हो चुके थे, एक पॉलिटिकल एनिमी हो गए थे। एक्सट्रीमिस्ट इस बात से कन्विंस हो, अब देखिए यहां पर बिलीफ का फर्क हो रहा था। एक्सट्रीमिस्ट इस बात से कन्विंस हो चुके थे, उनको इस बात का बिलीफ हो गया था कि बैटल फॉर फ्रीडम हैड बिगन, स्वतंत्रता का अंतिम संग्राम आरंभ हो चुका है। और पीपुल हैड अराउज्ड, लोग इस बात, लोग उत्तेजित हो चुके हैं, लोग तैयार हो गए हैं और राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ कर दिया चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। They felt that it was the time to push their demands. उनके अनुसार एक्सट्रीमिस्ट मानने लग गए कि मॉडरेट्स लाइबिलिटी हो चुके हैं, they are liability. They are not able to do anything and they are not supporting us. उस समय एक्सट्रीमिस्ट का नेतृत्व कर रहे थे अरविंदो घोष। इस सोच को, इस विचारधारा को, इसमें सारा का सारा एक बड़ा योगदान किसका था? अरविंदो घोष का। अरविंदो घोष इस समय उस विचारधारा को आगे लेके
जो एक्सट्रीमिस्ट थे इस बात से कन्विंस हो चुके थे कि जो बैटल ऑफ फॉर फ्रीडम है यह आरंभ हो चुका है और लोग इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि अंतिम संग्राम आरंभ कर दिया जाए। इस बात से पूरी तरह से सहमत हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो रही थी, तो इस बात तो इसका उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन अरविंदो घोष के हाथ में था। उन्होंने ये महसूस किया, वह जो मिलिटेंट महसूस कर रहे थे कि टाइम आ चुका है जब हम अपने को मॉडरेट से अलग कर दें और जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वह लीडरशिप किसके हाथ में आ जाए, वह लीडरशिप आ जाए हमारे एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में। और अगर मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं होते हैं तो कांग्रेस को स्प्लिट कर दिया जाए। उस समय जो मॉडरेट्स का लीडरशिप थी, मॉडरेट्स की लीडरशिप थी फिरोज शाह मेहता के हाथ में और एक्सट्रीमिस्ट की थी अरबिंदो घोष के हाथ में। अब फिरोज शाह मेहता इस बात पे तैयार नहीं थे कि एक्सट्रीमिस्ट की तरह से कांग्रेस के आंदोलन को आगे लिया जाए। अब मॉडरेट्स की अब यहां पर एक फिर विचारधारा का इशू आ गया। जो मॉडरेट्स का बिलीफ था, द बिलीफ ऑफ द मॉडरेट्स, कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी मुश्किल में ओवर द ईयर्स बनाया गया है। इट हैज बीन बिल्ट विथ लॉट ऑफ एफर्ट्स ओवर द ईयर्स, और इतने बड़े बनाए ऑर्गेनाइजेशन को एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में सौंपा नहीं जा सकता है, हु आर इमेच्योर पीपुल एज पर द कन्विक्शन ऑफ द मॉडरेट्स। और वो यह मान रहे थे कि सत्ता के पास इतनी ताकत है कि वह जब चाहे इनको पूरी तरह से क्रश कर सकती है, इसलिए वह किसी भी तरह से सहयोग को तैयार नहीं हो रहे थे। तो जो सूरत सेशन था कांग्रेस का 1907 का, वह एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच एक संघर्ष की मुद्रा में आ गया। एक संघर्ष की तैयारी आरंभ हो गई। अब उस समय अध्यक्ष पद के प्रस्ताव को लेकर लाला लाजपत राय को एक्सट्रीमिस्ट अध्यक्ष बनाना चाहते थे। मॉडरेट्स ने बनाया रास बिहारी को, रास बिहारी घोष। एक्सट्रीमिस्ट ने बनाया मॉडरेट्स ने प्रस्तुत किया रास बिहारी घोष को, जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे अध्यक्ष बनाना लाला लाजपत राय को। द इशू ऑन विच द स्प्लिट केम वेयर द रेजोल्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। किस मुद्दे पर कांग्रेस बटी? The issue on which the split was the
resolution of self government, boycott national education. Self government, boycott and national education. मॉडरेट्स सूरत में मेजॉरिटी में थे, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल कर दिया। देखिए एक एक लाइन को आप ध्यान दीजिए, सवाल कहीं से भी किसी भी तरह बनाए जा सकते हैं। देख सवाल क्या हो गया, किस इशू पर कांग्रेस में स्प्लिट हुआ। दूसरा सवाल क्या हो गया, सूरत सेशन में क्या हुआ, ए मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल कर दिया। ऑप्शन बी एक्सट्रीमिस्ट ने मॉडरेट को एक्सपेल कर दिया। ऑप्शन सी मॉडरेट्स इन मेजॉरिटी इन द सूरत सेशन, दे एक्सपेल द एक्सट्रीमिस्ट। ऑप्शन डी the extremist is in majority in the Surat session and expelled the moderates. समझिए सवाल, just try to understand the question. mere reading is कहते हैं जो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, just try to understand how questions can be formed. तो एक क्वेश्चन क्या बना कि जो सूरत की स्प्लिट हुई है वह किस बिंदु पर किस मुद्दे पर हुई है। तो क्या हो गया, सेल्फ गवर्नमेंट, बायकॉट नेशनल एजुकेशन। दूसरा वहां के प्रोसीजर लेते हैं, तो प्रोसीजर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, आप इसको याद रखें, इसी के इर्द गिर्द सवाल बनेगा। द मॉडरेट्स वेयर इन मेजॉरिटी, उदारपंथी बहुमत में थे। सूरत के कांग्रेस सेशन में उदारपंथी बहुमत में थे, उन्होंने मिलिटेंट्स को, एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल कर दिया। 1907 में उनको निकाल दिया गया। 1908 के कन्वेंशन में, 1908 फिर देखिए आप सीरीज देखिए, 1908 इलाहाबाद कन्वेंशन, 1908 के इलाहाबाद कन्वेंशन में ये लोग मिले और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया। आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान ड्रॉ किया। दे ड्रॉ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कांग्रेस और एक सेट ऑफ रूल्स को बनाया, सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स को बनाया किसके लिए, फॉर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। एक सेट ऑफ रूल को बनाया फॉर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। अब यह जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया उन्होंने 1908 मद्रास, 1908 मद्रास में इसको रेटिफाई किया, जिसकी अध्यक्षता फिर की किसने, रासबिहारी ने। रासबिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की। तो एक सवाल क्या आता है कि सूरत के कांग्रेस के अधिवेशन के बाद, जो अधिवेशन हो नहीं पाया था, झगड़ा हो गया, मारपीट टाइप का हो गया, वो अधिवेशन समाप्त हो गया। तो उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन कहाँ किया गया बचा हुआ, 1908 के मद्रास में किया गया। तो 1907 के अधिवेशन में रासबिहारी घोष को अध्यक्ष चुना गया था। 1908 के अधिवेशन में मद्रास में जो किया गया, रासबिहारी घोष ने अध्यक्षता की। तो 1904, 5, 6, 7, 8 इन सालों को जोड़ के आप सवाल बनाइए, सवाल आसानी से हल नहीं हो पाएगा। तो जो प्रोविजन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो ये नया संविधान बनाया गया, जो उन्होंने मद्रास में उसको लागू कर दिया, इससे क्या किया, इट हैज क्लोज द डोर्स ऑफ आईएनसी टू द एक्सट्रीमिस्ट। इसने एक्सट्रीमिस्ट के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। तो 1908 से 1916 के लखनऊ में जब दोनों पक्ष एक होते हैं, इन 8 सालों के लिए, फॉर दीज 8 years
द डोर्स ऑफ द कांग्रेस हैज बीन क्लोज फॉर द एक्सट्रीमिस्ट। अब इससे नुकसान क्या हुआ? द कांग्रेस हैज बिकेम ए ऑर्गेनाइजेशन रादर देन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन। कांग्रेस कोई संगठन है, कांग्रेस बहुत छोटी संस्था हो गई। इन 1908 से 1915 के बीच हुआ क्या? अब देखिए 1908 से 1915 के बीच जो हर साल मिलते थे और अपनी यूजुअल डिमांड को रिपीट करते थे, जिस डिमांड के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य अटैच नहीं होता था, न तो पब्लिक के लिए न सरकार के लिए। वो 8 साल मिलते थे, अपनी वही प्रस्ताव पास करते थे जो 1880-90 के दशक में किया करते थे, जिसमें जनता का कोई सरोकार नहीं था और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। तो आफ्टर सूरत स्प्लिट, मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट दिया गया। देखिए यहां क्या हो रही है, अब सरकार एक दमन का रवैया अख्तियार कर रही है। जो हमने अपने पिछले लेक्चरों में बताया था कि राष्ट्रवादी और उदारपंथी समझने में असफल हो चुके थे कि वह एक दूसरे के पूरक संपूरक हैं। दे कॉम्प्लीमेंटिंग द ईच अदर। एक्सट्रीमिस्ट से डर के सरकार रियायत देती थी, झुकती थी, और जो मॉडरेट्स थे वो एक्सट्रीमिस्ट के शील्ड थे, उनके कवच थे। इस बात को समझने में उस समय का नेतृत्व असफल रहा। अब ये तीनों बड़े नेता अरेस्ट कर लिए गए। अब नेशनल मूवमेंट क्या हो गया, यहां पर अंडरग्राउंड हो गया और नेशनलिस्ट जो रिवोल्यूशनरी और टेररिस्ट एक्टिविटी है वह प्रोलिफरेट करने लगे। अब एक सवाल फिर खड़ा होता है, 1908 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रिवोल्यूशनरी और टेररिस्ट एक्टिविटीज क्यों आती है? उसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। इसको आप मेंस के सवाल के लिए फ्रेम करें। व्हाट वाज द रीजन फॉर द राइज ऑफ revolutionary and terrorist activities post 1908? 1908 के बाद जो क्रांतिकारी और आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही थीं, उसके बढ़ने के पीछे कारण क्या था? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम से एक सबक लेने की कोशिश करें तो दोनों पक्षों के कैलकुलेशन रॉन्ग थे। द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट बोथ द साइड्स हैड मेड रॉन्ग कैलकुलेशंस। द मॉडरेट डिड नॉट सी that the colonial state was negotiating with them not because of their inherent political power, not because of their inherent political strength, but because of the fear of the extremists. उदारपंथी यह समझ पाने में असफल हो रहे थे कि उपनिवेशवादी सरकार उनको रियायतें दे रही है, उनसे समझौता करना चाहिए। उसका कारण यह नहीं है उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति है, बल्कि कारण यह था वह एक्सट्रीमिस्ट से डरते थे। एक्सट्रीमिस्ट के पास जो पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी, उसे डरते थे। साथ ही साथ एक्सट्रीमिस्ट यह नहीं देख पा रहे थे, यह नहीं समझ पा रहे थे, मॉडरेट्स वर देयर नेचुरल आउटर डिफेंस। उदारपंथी उनके एक कवच हैं, उनकी एक डिफेंस लाइन है। एंड दे डू नॉट possess the required strength to face the colonial strength, to face the mighty power.
उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह उपनिवेशवादी सरकार की शक्ति का सामना कर सकें। अब उपनिवेशवादी सरकार से लड़ने का रास्ता क्या था? टू फाइट विद द ब्रिटिश, एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या था? टू हैव ए ब्रॉड बेस्ड यूनाइटेड मूवमेंट, ब्रॉड बेस्ड यूनाइटेड मूवमेंट। To fight with the British, there was an essential requirement to have a broad based united movement, and only then any chance of success they may have. ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए आपके पास एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन होना चाहिए, जिसमें जनता की एक व्यापक साझेदारी हो, तभी आप उनसे लड़ सकते हैं। यह उनके पास बिल्कुल नहीं था। इन द लॉन्ग रन, द स्प्लिट डिड नॉट प्रूव यूजफुल टू आइदर पार्टी। किसी भी पार्टी को स्प्लिट फायदा नहीं कर पाई। मॉडरेट लीडर्स लॉस्ट द टच विद द यंगर जनरेशन ऑफ नेशनलिस्ट। जो मॉडरेट लीडर्स थे उनका यंगर जनरेशन के साथ टच छूट गया, उसका कोई साथ नहीं रहा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल का गेम अपना प्ले किया। उन्होंने जो मिलिटेंट्स हमारे नेशनलिस्ट थे उनको सप्रेस किया, और मॉडरेट्स को उन्होंने विन ओवर कर लिया और ट्राई किया टू विन ओवर द मॉडरेट नेशनलिस्ट ओपिनियन, सो दैट militant nationalists could be isolated and suppressed. उन्होंने मॉडरेट्स को अपने कब्जे में कर लिया। उनको उनकी सहायता से एक तरह से, पहले मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर किसी एक्शन का अपोज ही नहीं करते थे, तो उनको ब्रिटिश शासन विन ओवर कर रहा था ताकि वह नेशनलिस्ट को सप्रेस कर सके। अब मॉडरेट्स को प्लेकेट करने के लिए, मॉडरेट को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को डिक्लेयर कर दिया। आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। मॉडरेट्स को प्लेकेट करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड कर्जन के बाद एक आप सीरीज तैयार करिए गवर्नर जनरल वायसरायज की। कई बार सवाल आ जाते हैं सीरीज में आप लगाओ डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में। तो लॉर्ड कर्जन के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो, कर्जन के बाद वायसराय हो के आते हैं लॉर्ड मिंटो, और जॉन मॉर्ले होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लॉर्ड मॉर्ले क्या होते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां बैठता था? वो लंदन बैठता था, इंडिया नहीं बैठता था। अब स्कीम क्या थी? रिफॉर्म जो 1909 के रिफॉर्म की स्कीम क्या थी? स्कीम थी इस रिफॉर्म की कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस तरह से विस्तारित किया जाए। The scheme for the reform of the legislative councils were considered, उसको कंसीडर किया गया, और यह ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया 1911 में। 1911 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया। अब इसके 4-5 मेन फीचर क्या हैं ये हम समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ने में साथ। पहला, मेंबरशिप ऑफ नॉन ऑफिशियल इन इंपीरियल काउंसिल। हमने पहले बताया है इंपीरियल काउंसिल क्या होती है और प्रोविंशियल काउंसिल क्या होती है।
इंपीरियल काउंसिल क्या होती है, प्रोविंशियल काउंसिल क्या होती है? जो केंद्र की जो सत्ता है वह इंपीरियल काउंसिल है, जो प्रांत की सत्ता है वो प्रोविंशियल काउंसिल है। तो मेंबरशिप ऑफ नॉन ऑफिशियल्स इन इंपीरियल एंड प्रोविंशियल काउंसिल वाज इंक्रीज्ड। मेंबरशिप ऑफ नॉन ऑफिशियल्स इंक्रीज्ड। जो नॉन ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे। तो जो नॉन ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल सरकारी लोग होते थे, तो जो मेंबरशिप है नॉन ऑफिशियल्स की उसको इंक्रीज कर दिया गया। किसमें? इंपीरियल एंड प्रोविंशियल दोनों काउंसिल में। अब इसको कैसे किया गया? आप देखिए, इंपीरियल एंड प्रोविंशियल दोनों में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया। यहां प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी कर दी गई। इसको मैं बड़ा आराम से लिख रहा हूं क्योंकि इसमें सवाल आते हैं। प्रोविंशियल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल की मेजॉरिटी कर ली गई, लेकिन इंपीरियल में ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन रही। क्लियर? सिंपल सा है। उन्नीस 1909 का एक्ट था। 1911 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। पहला प्रोविजन क्या था? इंपीरियल काउंसिल एंड प्रोविंशियल काउंसिल में मेंबर्स ऑफ नॉन ऑफिशियल्स को इंक्रीज किया गया। यह है फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल की मेजॉरिटी कर दी गई, लेकिन फैक्ट नंबर 3, इंपीरियल में ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन किया गया, मेंटेन रखा गया। क्लियर हो गया? अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन टू द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन टू ए वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति करने का प्रावधान कर दिया गया। There was a provision there for the appointment an Indian to the Viceroy Council as well as वायसराय में और प्रोविंशियल दोनों में। देखिए, फिर देखो, 2 फैक्ट आ गए। प्रोविंशियल, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अगर आपका एक भी तथ्य आपके कंट्रोल में, वो सवाल गलत हो जाएगा। इसमें भी, इंपीरियल में भी और प्रोविंशियल में भी, दोनों में एक भारतीय को मेंबर के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किसमें गया? वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल करने का प्रावधान कर दिया गया। नेक्स्ट, मेंबर कुड आस्क क्वेश्चन। इसको आप कंपेयर करें 1892 1861 से। मैंने पहले पढ़ाया हुआ, पिछले लेक्चर का आप फिर पढ़ लीजिएगा। मेंबर्स कुड आस्क क्वेश्चन, इवेंट डिबेट। अब इसको 1892 से कंपेयर करिएगा आप। मेंबर्स कुड आस्क क्वेश्चन, मेंबर सवाल पूछ सकते थे। एंड इवेंट डिबेट द बजट।
वह बजट पर भी बहस कर सकते थे, सवाल भी पूछ सकते थे और डिबेट कर सकते थे बजट पे, बट कुड नॉट डिबेट ऑन द बजट, बट कुड नॉट वोट, लेकिन वह मत नहीं दे सकते थे, कुड नॉट वोट। वह डिबेट कर सकते थे बजट पे, वह प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर डिबेट कर सकते थे, लेकिन वोट नहीं दे सकते थे। दे कुड इंट्रोड्यूस्ड proposals, they could introduce legislative proposals, वह लेजिस्लेटिव प्रपोजल को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बट दे कुड वह लेजिस्लेटिव प्रपोजल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट कुड नॉट इनेक्ट लॉज, क्योंकि लॉ को इनेक्ट करने के लिए शासन की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो चार महत्वपूर्ण चीज हो गए। देखिए, इसी पॉइंट से सवाल आएगा, आप अपने आप को टेस्ट चेक करके देखें, जो लोग साल 2 साल से तैयारी एग्जाम की कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर आए सवाल को सही कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है। ये सवाल किस पे है? लेजिस्लेटिव इशू पे है। द मेंबर्स कुड आस्क क्वेश्चन, जो काउंसिल के सदस्य थे वह सवाल पूछ सकते थे। ये क्या हो गया? ये फैक्ट नंबर ए। फैक्ट नंबर बी, इवन दे डिबेट द बजट। फैक्ट नंबर सी, बट कुड नॉट वोट ऑन द बजट। फैक्ट नंबर डी, दे कुड इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, वह लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते थे। फैक्ट नंबर ई, बट कुड नॉट इनैक्ट लॉज, लेकिन वह कानून नहीं बना सकते थे। नेक्स्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इस 1909 के एक्ट में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल इलेक्ट हो रहे थे वह जनरल इलेक्टोरेट से नहीं हो रहे थे, वह एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो रहे थे जिसमें मतदाता सिर्फ मुस्लिम हुआ करते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन मुस्लिम वहां पर वोट नहीं दे सकते थे। मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेपरेट सेक्शन के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया गया। अब जो अब इस रिफॉर्म पर प्रतिक्रिया क्या होती है? दिस रिफॉर्म हैज नाइदर सेटिस्फाइड द मॉडरेट्स नॉर द एक्सट्रीमिस्ट्स। 1909 का लाहौर, देखिए क्या 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 लाहौर, मदन मोहन मालविया। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता, दादा भाई। 1907 सूरत, राज बिहारी घोष। 1908 मद्रास, रास बिहारी घोष। 1909 लाहौर। 1909 लाहौर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी अध्यक्षता किसने की? मदन मोहन मालविया ने। क्यों किया? स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। स्ट्रॉन्ग
disapproval of separate electorate, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि रिलीजन के बेस पर यह स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र बन रहा था। अब 1911 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। 1911 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। दिसंबर 1911, मैग्निफिसेंट दिल्ली दरबार। एक मैग्निफिसेंट, एक बहुत ही भव्य कोरोनेशन हुआ दिल्ली में दरबार में। दरबार वॉज, अब इस दरबार का पर्पस क्या था? व्हाट वॉज द पर्पस ऑफ दिस दरबार? यह कोरोनेशन दरबार 1911 में क्यों किया? व्हाट द पर्पस? इसका एक स्पेसिफिक इंटेंशन था, इम्प्रेसिंग अपॉन द ओरिएंटल माइंड्स। इम्प्रेसिंग, इतना भव्य दरबार क्यों किया गया? इम्प्रेसिंग अपॉन द ओरिएंटल माइंड्स। जो प्राच्यवादी मानसिकता थी उसके ऊपर इस बात को प्रेस करना कि जो मुगल के सक्सेसर हैं वो डिस्प्ले ऑफ मैग्निफिसेंट, भव्यता के प्रदर्शन में, जो मुगल के सक्सेसर हैं वो भव्यता के प्रदर्शन में, डिस्प्ले ऑफ मैग्निफिसेंट में किसी तरह से मुगल से पीछे नहीं है। तो एक सवाल क्या हो गया? इस पर एक सवाल बन गया। एक तो फैक्ट ही हो गया कि जो दिल्ली दरबार है वो कब हुआ था, पर्पस क्या था? इट इज मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट इज टफर क्वेश्चन कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंपीरियल दिल्ली दरबार। तो जो सक्सेसर ऑफ मुगल हैं वह किसी तरह से मुगलों से पीछे नहीं है, डिस्प्ले इन द मैग्निफिसेंट। एट द टाइम ऑफ द दरबार, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स, इस दरबार में कौन था गवर्नर? लॉर्ड हार्डिंग्स। अगला सवाल, दिल्ली दरबार के समय में गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स थे। उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ द सॉवरेन उन्होंने सर्टेन प्रोनाउंसमेंट किए। तो लॉर्ड हार्डिंग्स ने सॉवरेन पावर कौन थी? ब्रिटिश पावर, कॉलोनियल पावर, उसके बिहाफ पर सर्टेन अनाउंसमेंट किए। पहला, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। कैलकाटा टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी को परिवर्तित कर दिया गया। इट वॉज मीन टू मॉडिफाई द मुस्लिम्स बाई अपरेंट रिवाइवल ऑफ मुगल ट्रेडिशन। इससे वह मुस्लिम्स को सेटिस्फाई कर, अपीज कर रहे थे, या तुष्टिकरण की नीति भी थी कि मुगल ट्रेडिशन को हम रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल क्या था? इट वॉज ए पॉलिटिकल कंसिडरेशन। व्हाट इज पॉलिटिकल कंसिडरेशन? उस समय कलकत्ता क्या था? कलकत्ता एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल एक्टिविटी का केंद्र हो चुका था। दिल्ली उस समय अलग था। जो उस समय की पॉलिटिकल करंट थी, जिसमें की राजनीतिक धारा चल रही थी, उस राजनीतिक धारा से दिल्ली आइसोलेट था, दिल्ली स्वतंत्र था, दिल्ली अलूफ था, दिल्ली सेफर था। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी।
जॉर्ज फाइव किसने दिल्ली की नींव रखी? जॉर्ज फाइव। जॉर्ज फाइव ने लेड किया द फाउंडेशन ऑफ द न्यू कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सेकेंड, बंगाल विभाजन को उन्होंने समाप्त कर, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया। वेस्टर्न और ईस्टर्न बंगाल को यूनाइट कर दिया गया। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बंगाल यूनाइटेड। बिहार एंड ओडिशा न्यू स्टेट। वेस्टर्न और ईस्टर्न बंगाल को यूनाइटेड कर दिया गया और बिहार और बंगाल को मिलाकर एक नया राज्य उड़ीसा क्रिएट कर दिया गया। 23 दिसंबर 1912 यह डेट फिक्स की गई। इट वॉज द डेट फिक्स्ड वायसराय के स्ट्रेट एंट्री को लेकर, और वायसराय पर एक बम फेंक दिया गया। यह भी सवाल बड़ा अच्छा हो गया, किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो हार्डिंग के ऊपर हार्डिंग जब चल रहे थे हाथी के ऊपर से, तो उनके ऊपर एक बम फेंका गया और वायसराय उसमें घायल हो गए, वो इंजर्ड हो गए, फेंट हो गए। अब हम अगला स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन पॉलिटिक्स। हमने कहां से कहां तक किया? 1905 से लेके 1912 तक। यह जो फेज है वह सवालों से, प्रश्नों से भरा हुआ है। हम अगला स्टार्ट करेंगे, अगला हम लेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन पॉलिटिक्स। थैंक यू।